प्रणाम भैया बहनों। आज हम केंद्र सरकार को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ सत्ता का जब विभाजन करते हैं तो सत्ता के दो प्रकार से विभाजन किए जाते हैं। पहला जो विभाजन होता है वो विभाजन ऊर्ध्वाधर होता है और दूसरा होता है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है उसके आधार पर सत्ता को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका पहला जो रूप है वो है केंद्र सरकार, जो पूरे भारत की सरकार होती है, और इसका दूसरा जो होता है वो होता है राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है, और तीसरा जो होता है वो होती है स्थानीय सरकार। क्षितिज, अब ये तो हो गया इसका ऊर्ध्वाधर वितरण। अब हम इस सत्ता का, इन सरकारों का क्षितिज यानी एक धरातल पर इसका विभाजन करेंगे। तो पहला विभाजन होता है व्यवस्थापिका, और दूसरा विभाजन होता है कार्यपालिका, और तीसरा विभाजन होता है न्यायपालिका। हम इस ऊर्ध्वाधर वितरण में पहली चीज पढ़ेंगे केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार की पहली जो चीज है उसको, इसका जो क्षितिज यानी धरातल पर जो विभाजन किया गया है वो है व्यवस्थापिका। अब हमारे देश में अनुच्छेद 79 इसके अनुसार व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। लेकिन व्यवस्थापिका का जो निर्माण होगा वो इस अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि 3 अंगों को मिलाकर व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहला अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अब हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या होते हैं। उसके बाद में हमको केंद्र सरकार की पहली जो कड़ी है वो है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का काम होता है देश के अंदर कानूनों का निर्माण करना। हमारे देश का अंदर संविधान के तहत कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के तहत देश की सत्ता है वो शासन चलाती है, वो आम नागरिक को मानने पड़ते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम समझेंगे तब हमारे समझ में आएगी व्यवस्थापिका। पहला सदन है व्यवस्थापिका का लोकसभा। इस लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकप्रिय अर्थात इसके अर्थ से ही विभाजित है कि ये जनता का प्रिय सदन है, अर्थात जनता के द्वारा ही इस सदन को चुना जाता है। अब इसकी जो सदस्य संख्या है, इसका जो संगठन है, इसकी संगठन में व्यवस्था की है कि लोकसभा को संपूर्ण भारतवर्ष में विभाजित करके उनकी संख्या बना के हमारे यहाँ अधिकतम जो सदस्य संख्या है जो कानून के अंदर है वो है 552। हमारे यहाँ लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। कब तक हो सकती है? 2026 तक। ये 1987 के अधिवेशन 1987 में हमारी संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था। उस विधेयक में दीव और दमन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका पुनर्गठन किया गया था। उस समय 1987 में अधिकतम जो सदस्य संख्या तय की गई थी वो 552। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ लोकसभा की सदस्य संख्या 552 नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ अधिकतम जो संख्या है वो है 545, जिसमें 545 में से 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 530 सदस्य राज्यों और 12 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे। तो 530 और 12 513 सदस्य लिए जाएंगे, और 543, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति है वो मनोनीत करेगा। अब 2 सदस्य कौन से होंगे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा? वो सदस्य होंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के। अब ये आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा
शासन था उस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आकर बसे थे, उनके द्वारा अंग्रेज पुरुषों से और भारतीय स्त्रियों से जो उत्पन्न संतानें हुई थी उनको भारत में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में वो अपने आप को भारत देश में उपेक्षित की दृष्टि से देखते हैं। उनको उपेक्षित की दृष्टि से ना देखा जाए इसलिए उनको भारतीय संसद में सम्मान बराबर का हक दिया जाए, भारतीय संसद में बैठने का अधिकार दिया जाए। इसी तरीके से संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाएगा। इस तरीके से हमारी लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो होती है 545। 545 में से 530 सदस्य हैं वो राज्यों से लिए जाएंगे, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे और 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसका अगला जो चैप्टर है वो अगले पार्ट नंबर 2 में कल देखेंगे।